दोस्तों आज हम लोग पार्लियामेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट 5 में हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी कर चुके हैं। उसको आप लोग इसके पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब जो है हम लोग पार्लियामेंट देखेंगे, उसका लेजिस्लेशन पार्ट जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब इसमें क्या क्या आता है, एक लोकसभा रहता है, एक राज्यसभा रहता है। बाई कैमरल 1935 में यूनियन को जो है आपको बाई कैमरल कर दिया गया था। ठीक है, कुछ स्टेट में भी बाई कैमरलिज्म है, 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें बाई कैमरलिज्म है। ठीक है, और पार्लियामेंट स्पेशल इम्पोर्टेंट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग टू अडेप्टेशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बाई वेस्टमिनिस्टर मतलब वही इंग्लैंड वाला। ठीक है, उसको वहाँ पे वेस्टमिनिस्टर बोलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से आया है? इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, पार्ट 5 है और उसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में हम लोग क्या देखे थे, उसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन वगैरह हम लोग देखे थे। ठीक है, अब ये कहाँ से शुरू होता है? 79 से 122 तक। ठीक है, आर्टिकल 79 में दिया गया है कि देयर शुड बी ए जो पार्लियामेंट है उसमें 3 लोग रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेगा, राज्यसभा रहेगा और लोकसभा रहेगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में तो बिल पास होता है और जो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास रहती है। पार्लियामेंट जो है वो 2 रहेगा, उसमें अपर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और लोअर हाउस बोलता है लोकसभा को। ठीक है, आगे जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो किसी हाउस का मेंबर नहीं रहेगा, लेकिन पार्लियामेंट का मेंबर रहेगा। पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा लेकिन इंटीग्रल पार्ट रहेगा, क्योंकि बिल पे तो साइन वही कर रहा है लेकिन मेंबर नहीं रहेगा उसका। ठीक है, नो बिल इज़ पास्ड बाई द पार्लियामेंट बिकम लॉ अंटिल प्रेसिडेंट अप्रूव। ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या 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 आ रहा है इसमें? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, इससे भी ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देते हैं कन्फ्यूजिंग, तो वहाँ पे वो आप लोग देखें। अब इसमें जो है पहले हम लोग राज्यसभा की बात कर लेते हैं। तो 79 आर्टिकल में क्या था कि 3 चीज़ रहेंगी, प्रेसिडेंट रहेगा, लोकसभा रहेगा, राज्यसभा रहेगा। तो अब हम लोग एक एक करके, प्रेसिडेंट के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करेंगे क्योंकि अब लेजिस्लेटिव पार्ट डिस्कस हो रहा है। तो राज्यसभा जो है वो कौन से आर्टिकल में उसका प्रोविज़न दिया हुआ है? तो आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ आर्टिकल, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 हो सकती है। ठीक है, अभी जो है 238 मेंबर हैं और 12 मेंबर जो है, मतलब मैक्सिमम 238 मेंबर हो सकते हैं और 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, और ये प्रोविज़न किस में दिया है? आर्टिकल 80 क्लॉज ए में दिया हुआ। ठीक है, अब स्टेट वाइज ये जो है संख्या पूछता है कि कौन से राज्य में कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा यूपी में है 31, तो वो हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 31, और भी अगर कोई राज्य उसमें चर्चा में रहता है तो उसका रहता है। तो हालांकि आपको सारे याद रहें तो उसमें बेस्ट है। तो कौन से में एक है? जैसे मणिपुर में एक है, मिजोरम में एक है, मेघालय में एक है, नागालैंड में एक है, गोवा में एक है, अरुणाचल प्रदेश में एक है। ठीक है, सिक्किम, त्रिपुरा में एक है। ठीक है, अब देखेंगे कि तो जो मतलब जिसमें सिमिलरिटी है वो सब क्वेश्चन बनने के चांस है, ये सब में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा 31 इसमें है, सबसे कम एक रहेगा आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, ये सब। तो इसमें हम लोग एक एक करके भी देख सकते हैं, लेकिन देखिए अभी जैसे पंजाब में 7 है, तेलंगाना में 7 है, तो सिमिलरिटी है तो ये पूछ सकता है। और आपका आसाम में 7 है, तो आसाम, पंजाब और तेलंगाना में 7 है। ठीक है, एक एक का हमने वो मिला लिया। अब देखिए, अब 5 देख लेते हैं किसमें है। एक छत्तीसगढ़ में 5 है, हरियाणा में 5 है। ठीक है, और अब देखिए कि ठीक है इसमें इन दोनों में ही 5 है। ठीक है, और 11 किस में है? जैसे आंध्रा में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, और और गुजरात में 11 है। ये 3 में 11 है। तो कहने का मतलब सारा आपको याद रहना चाहिए। आंध्रा में 11 है, आसाम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गुजरात में 11 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6 है, केरला में 9 है, महाराष्ट्र में 19 है। सेकेंड हाईएस्ट आई थिंक महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, यस। तो और दिल्ली में भी 3 है, 3 वाले हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हो गए। ठीक है, और फिर पौंडीचेरी में भी 1 है, वो एक के साथ उसको लगा सकते हैं। राजस्थान में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, वेस्ट बंगाल में 16 है ही, बिहार में 16 है, बिहार और बंगाल एक मिलता है,
गोवा में 1 ही है, हरियाणा में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, कर्नाटका में 12 है, मध्य प्रदेश में 11 है, 11 आंध्र प्रदेश से मिल रहा है और गुजरात से मिल रहा है। मेघालय और नागालैंड में एक एक था ही, उड़ीसा में 10 है। ये 10 किसके साथ मिल रहा है? राजस्थान के साथ मिल रहा है। ठीक है, पंजाब में 7 है, ये 7 किसके साथ मिल रहा है? आसाम के साथ मिल रहा है। सिक्किम में 1 है, ये त्रिपुरा में 1 है, ये उत्तराखंड 3 किसके साथ मिल रहा है? एनसीआर में, हिमाचल प्रदेश और एनसीआर से मिल रहा है। तेलंगाना में 7 है, ये किससे मिल रहा है? 7 ये आपका मिल रहा है असम से। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद हम लोग अब इसमें कुछ क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। राज्यसभा मेंबर के लिए जो है 30 साल आपको एज होना चाहिए, और परमानेंट हाउस है तो ये डिजर्व नहीं होता है। 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 83 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 89(1) कहता है जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा, क्योंकि अब वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम तो बचता नहीं है, तो उसको अब फालतू में इसमें एक अलग चेयरमैन वगैरह का इलेक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए इन्हीं को चेयरमैन बना देंगे, और डिप्टी चेयरमैन जो है वो उसी अमंग द मेंबर्स वो जो है उनको चुनेंगे। अब देखिए, हाउस 11 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लोकसभा में इसको 0 आवर्स बोलते हैं, सॉरी राज्यसभा में इसको 0 आवर्स बोलते हैं। तो पहला घंटा इसमें हो गया, उसके बाद इसमें 0 आवर्स शुरू होता है। तो पहला और इसको क्वेश्चन आवर, ठीक है, 11 से 12 इसमें 0 आवर्स। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आवर शुरू होता है, अगला घंटा यहाँ पे 0 आवर्स, फिर लंच हो जाता है, दोनों में लंच है। उसके बाद 2 से 4, फिर 6 तक, फिर ये 3 से 5 तक लेजिस्लेशन और बिल पास चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो डिप्टी चेयरमैन है वो हरिवंश नारायण सिंह है, हरिवंश नारायण सिंह है। तो डिप्टी चेयरमैन वगैरह का उतना आता नहीं है। और आर्टिकल 90 में मेंशन है कि जो अगर जो है जो डिप्टी चेयरमैन का उसका रिमूवल, रेजिग्नेशन, ये सब उसके बारे में दिया हुआ है। और इफ़ ही सीजेज टू मेंबर ही सर्वे, अगर वो मेंबर में से 2 साल में मान लीजिए रिटायर हो गया या सीज हो गया उसका मेंबरशिप, तो उसको जो है वो रिज़ाइन करना पड़ेगा। और डिप्टी चेयरमैन जो है चेयरमैन को रेजिग्नेशन दे सकता है। बाई पासिंग द रेजुलेशन मेजॉरिटी से जो है राज्यसभा के अंदर उसको रिमूव भी किया जा सकता है। और आर्टिकल 92 के अनुसार रेजुलेशन रिमूव होती है टू रिमूव चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इज अंडर द कंसिडरेशन सेल नॉट। और अगर मतलब आर्टिकल 92 कहता है कि अगर उनके अंदर है तो वो लोग प्रिसाइड नहीं करेंगे, दूसरा कोई करेगा। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का स्पेशल पावर कुछ है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं क्या, जैसे ऑल इंडिया सर्विस। राज्यसभा जो है अगर कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है और उस पर अगर 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो कोई कानून बना देता है तो जो है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, 2/3 में, ये किस में दिया है? आर्टिकल 249 में। स्पेशल प्रोविजन जब वहाँ पे सेंट्रल रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे ये लॉ है। और वो जो है वैलिड कितने दिन के लिए रहेगा? 1 ईयर के लिए रहेगा। अगर इस 1 साल में अगर स्टेट ने वो रूल बना दिया तो ठीक है, नहीं तो 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, और इस टाइम और हर बार जो है 1 साल के लिए वो एक्सटेंड होगा। ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है राज्यसभा। अब चूँकि स्टेट्स का अपना पावर है, सेंटर का अपना पावर है, लेकिन अभी स्टेट के सब्जेक्ट पे कुछ काम अगर करना है, कुछ ऐसा करना है, तो वहाँ पे राज्यसभा का हेल्प लिया जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली राज्यसभा जो है इसमें जो स्टेट वाइज जो मेंबर चुन के आते हैं वो यहाँ के एमएलए चुनते हैं, तो इसलिए उसको पावर दी गई है। ऑल इंडिया सर्विस बन रही है, आर्टिकल 300 पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसमें जो है राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर है, लोकसभा ये इसको कर नहीं सकती। ठीक है, अब मनी बिल में अब इसमें लोकसभा का पावर आ जाता है। मनी बिल में जो है इसमें लोकसभा का पावर रहता है, और 14 दिन के अंदर ये अगर बिल को रिटर्न नहीं करें तो ऐसे ही लॉ बन जाता है। अगर बिल को रिटर्न कर भी देते हैं कोई चेंज, तो लोकसभा चाहे तो माने ना माने, मतलब कुल मिला के इसमें कोई राज्यसभा का बहुत मेन रोल नहीं रहता है। तो राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ? 3 अप्रैल, ये डेट याद रखिए, 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, और पहली मीटिंग जो है वो 13 मई को हुई थी। 3 अप्रैल को बना था, 13 मई को पहली मीटिंग हुई थी। और द प्रेसिडेंट कन्वीन्स द सेशन ऑफ राज्यसभा, मिनिमम जो है 2 बार आपको सेशन करना ही है। ठीक है, तो वैसे भी अभी तक 3 सेशन चलता है, एक मानसून रहता है, एक विंटर रहता है, एक बजट सेशन रहता है। 3 सेशन तो वैसे भी चलता ही है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 बार अगर साल में रहेगा तो 6 महीने तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो ये था राज्यसभा का कुछ
इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड थे। अब लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब वो 80 में दिया हुआ था, अब ये 81 में दिया हुआ है लोकसभा के बारे में। और लोकसभा का जो लोअर हाउस है वो 530 अभी फ़िलहाल है, और 20 जो है नेक्स्ट मतलब मैक्सिमम 550 हो सकता है। 104 अमेंडमेंट में क्या दिया है कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट जो है वो SC ST का उसको बढ़ा करके अंदर 10 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और अमेंडमेंट डज नॉट हाउएवर एक्सटेंडेड पीरियड 2 लोकसभा सीट रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन, और ये जो 2 लोक सीट हैं इसको सीज़ कर देता है। तो आर्टिकल बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 में अगर दोनों चीज़ हो सकता है। अगर पूछ दे कि एंग्लो इंडियन का जो मेंबरशिप है वो सीज़ कब होता है, जो रिजर्वेशन है, मेंबरशिप नहीं रिजर्वेशन सीज़ होता है, वो 104 अमेंडमेंट में होता है। और शेड्यूल कास्ट का जो है एक्सटेंड होता है, वो भी इसमें ही होता है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन कमेटी जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, अगर कम होता है तो करेगा, अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको अपोलिश कर दिया गया। अब आर्टिकल 81 वो क्लास 1 के हिसाब सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 331 जो है 530 मेंबर रहेंगे, और ये जो है टेरिटोरीज से आएंगे, और 20 मेंबर जो है और shall not consist more than 20 elected member in such manner provided by the law। यूनियन टेरिटरी में भी 20 से ज़्यादा मेंबरशिप यूनियन टेरिटरी से नहीं आ सकते, ठीक है। और 84 अमेंडमेंट में क्या गया है कि देयर शुड बी नो चेंज ऑफ एनी सीट 2026 के बाद कोई चेंज नहीं होगा। यानी भी जो 530 प्लस 20 है, 20 नहीं है, ये कुछ समथिंग है, तो 543 अभी तक जो सीट है वो अभी जो है चेंज नहीं होगी जब तक 84 का 84 के बारे में अगर पूछते तो ये, ठीक है। तो करेंटली ये 543, ठीक है, इसमें से 522 है 19 जो है। तो अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 530 हो सकता है मैक्सिमम ये, और ये 20 हो सकता है। तो इसमें जो है 6 है कम, इसमें 1 है, ठीक है। अब आगे जाते हैं। लोकसभा जो 84 सीट है वो SCs के लिए है, और 47 जो है, ये नंबर याद रखिए, SCs, और जो है 47 जो है वो ST के लिए है, ठीक है। अब अगेन इसमें लोकसभा का सीट का दिया हुआ था, सबसे ज़्यादा वही यूपी में 80, और सबसे कम जो है चंडीगढ़ में 1, इसमें 1, लक्षद्वीप में 1, लद्दाख में 1, अंडमान में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1, ये सब है। और इसमें बहुत सारी जगह 2-2 मिलेंगे, 2। तो ये सब एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये मतलब सीट जिसमें स्पेशली जो इलेक्शन वगैरह अगर हुए हैं तो वहाँ से सीट वगैरह बनता है। बाकी यूपी पीछे से पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, उसको मन में आएगा तो उठा के रैंडमली। ये क्वेश्चन तो राज्यसभा और लोकसभा सीट से तो आता है, मिलान के लिए आ जाता है, ठीक है। लोकसभा जो है डायरेक्टली ये इलेक्ट होते हैं, 18 साल की उम्र होना चाहिए, नहीं सॉरी 18 साल के लोग वोट देंगे, एज तो 21 साल होना चाहिए, ठीक है। सॉरी 21 साल नहीं, 21 साल तो वो ग्राम प्रधान का है, ये 25 साल होना चाहिए, और जो राज्यसभा वाला है वो 30 साल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए बिल वगैरह का बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। तो बिल कितने तरह का होता है, एक ऑर्डिनरी बिल होता है जो नॉर्मल बिल वगैरह होता है, मनी बिल होता है, फिर फाइनेंशियल बिल होता है, स्पेशल बिल होता है। और फाइनेंशियल बिल दूसरे के होता है, एक तरह का होता है, एक है वो मनी बिल की तरह ही ट्रीट होता है। और स्पेशल बिल में आपका अमेंडमेंट बिल हो गया। अमेंडमेंट बिल में 2 तरह का होता है, इसमें एक में स्टेट का आपको जो फेडरल है उसमें स्टेट का भी एक्सटेंड चाहिए होता है, ठीक है। और नॉन फेडरल में आपको स्पेशल ही चाहिए, लेकिन उसमें लिखा है ना कि फेडरल में अप्रूवल बाई स्टेट कंपल्सरी। बिल के बारे में नीचे अगर आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वो एक अलग चीज़ है, और ये टेम्प्रेरी हाउस है, ये कभी भी डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसका टर्म जो है 5 साल होता है। और उससे पहले अगर ये प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को बोले तो डिजॉल्व भी हो जाता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है एक्सटेंड की सकती है, वो एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और लोकसभा विच कैन नॉट बी एक्सीड 1 ईयर एट ए टाइम एंड नॉट एक्सीड इन एनी केस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो फिर 6 महीने से ज़्यादा उसको रहने का अधिकार नहीं होता है, फिर उसके अंदर आपको इलेक्शन करा लेना। तो अगर इमरजेंसी चल रही है तो एक महीने के लिए एक बार में, सॉरी 1 साल के लिए एक बार में एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल जो है मिनिस्टर साहब लोग हैं जो OLS के रहते हैं, कोरम क्या है 1/10 रहता है, यही लीडर ऑफ अपोजिशन का भी रूल रहता है
कोरम का मतलब वही है कि आपको सेशन चलाने के लिए आपको इतना मेंबर मिनिमम रहना चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 93 जो है स्पीकर की बात करता है, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। तो जो लोकसभा के स्पीकर लोग होते हैं ये उन्हीं में से चुने जाते हैं। तो इनिशियली जो है वो प्रोटेम स्पीकर एक चुना जाता है, जो सबसे मतलब सीनियर रहता है, उसको इनिशियली बना देते हैं ताकि वो MP वगैरह लोगों के लिए वोट वगैरह का अरेंजमेंट कर दे। और दे कैन बी रिमूव बाय द रेजोल्यूशन, 14 दिन पहले आपको बताना है। और ये कास्टिंग वोट का वगैरह का राइट रहता है इनके पास। और अदर फैक्ट देख लेते हैं कि आर्टिकल 108 के थ्रू आपको जॉइंट सेशन ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बिल है वो नहीं पास हो रहा था, जॉइंट सेशन ले सकते हैं। ये याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल के केस में और मनी बिल के वगैरह के केस में ये जॉइंट सेशन नहीं लगता, ठीक है। और लोकसभा का जो प्रेसाइडेड ओवर द जॉइंट सेशन लोकसभा वाला करेगा, राज्यसभा वाला नहीं करेगा। ये किस आर्टिकल के आधार पे? आर्टिकल 118 के आधार पे। और मनी बिल जो है ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। और टर्म 17 अप्रैल को, वो कब हुआ था? 3 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। ये 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक पहला टर्म था। और फर्स्ट सेशन जो है इसमें भी 13 मई को आया था और उसमें भी 13 मई को आया था, ठीक है। अब स्पीकर लोग जो जितने आज तक आज़ादी के बाद से तो जितने लोग स्पीकर बने हैं उसकी एक लिस्ट है, देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें आप देखेंगे कि पहले जो है ये नॉर्मली पहले ही पूछता है कि GV मालवंकर, ये आपका 13 मई को सेशन स्टार्ट होता है, फिर ये स्पीकर चुन लिए जाते हैं, 56 तक रहते हैं, ठीक है। उसमें और भी कभी कभी नाम में सब ऐसे ही गुथरू कर अयंगर हैं, हुकुम सिंह है ना, संजीव रेड्डी हैं, जिया जिलन है, यही बाद में फिर वो आपका प्रेसिडेंट भी बनते हैं। बालीराम भगत हैं, KS हेडगे हैं, बलराम जाखड़ हैं, रवि राय हैं, सिराज पाटिल हैं, PS संगमा हैं, बालयोगी हैं, मनोहर जोशी हैं, सोमनाथ चटर्जी हैं, मीरा कुमार हैं, मीरा कुमार फर्स्ट SCA+ लेडी, फिर सुमित्रा महाजन है, फिर अभी ओम बिरला है, ठीक है। तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर GV मालवंकर जो है एंड डिप्टी स्पीकर अयंगर साहब, ठीक है। डिप्टी स्पीकर आजकल तो ये तो कॉमन हो गया नाम, लेकिन ये M अनंत सयानम अयंगर ये डिप्टी स्पीकर बने थे। तो ये याद रख लीजिए, ये शायद पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन स्पीकर आपके ये मीरा कुमार है, ठीक है। और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और लार्जेस्ट नंबर वोटर जो है मल्लिका गिरी हैं, वन ऑफ द लोवेस्ट वोटर इन लक्षद्वीप में है, ठीक है। ये ऐसे ही नॉर्मल फैक्ट है। इन टर्म ऑफ लार्जेस्ट एरिया, ये पॉपुलेशन के आधार पर लार्जेस्ट एरिया देखा जाए तो लद्दाख है, और स्मॉलेस्ट जो है एरिया वाइज अगर देखा जाए तो चांदनी चौक है। फिनेंशियल कमेटी कुछ बनती हैं, कुछ कमेटी पार्लियामेंट में बनती हैं, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो पहली है PSC, ये बहुत चर्चा में रहती है। फाइनेंशियल कैग वगैरह का स्क्रूटनी वगैरह का काम ये लोग करते हैं। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। और चेयरमैन जो है वो जो है स्पीकर मतलब उसको बनाता है, ठीक है। और 1 साल के लिए रहता है, फिर वो एक्सटेंड होते रहता है। और ये जो है एस्टीमेट कमेटी जो है जिसमें 30 मेंबर होते हैं, वो टोटल LS होते हैं, इसकी ये सिस्टर कमेटी, ट्विन सिस्टर कमेटी मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए 30 मेंबर हैं और ये सारे लोकसभा से लगते हैं। 1 साल का इनका भी रहता है। इसमें भी चेयरमैन जो है वो लोकसभा ही अपॉइंटमेंट करता है। और कमेटी रिपोर्ट जो है जो बजट में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो सबके रिलेटेड इनका रिकमेंडेशन रहता है। अब पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये 3 कमेटी मेनली है, इसमें भी 22 है, वैसे 15 और 7 का रहता है। और इसको भी लोकसभा अपॉइंट करता है। और नो मिनिस्टर कैन बी मेंबर दिस कमेटी। और ये जो जितनी भी कमेटी हैं इसमें कोई मिनिस्टर जो है उसको मेंबर नहीं बना सकते हैं। वो ये MLA वगैरह के लोग जो हैं, सॉरी MP जो लोग वगैरह जो रहते हैं वो लोग इसमें मेंबर बनते हैं, ठीक है। तो पहला अब 0 आवर देखिए। अब 0 आवर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? ये राज्यसभा में पहले स्टार्ट होता है। अब ये पार्लियामेंट में लोकसभा की बात करी, 12 से 1 जो है आपका 0 आवर जो है क्वेश्चन आवर के, 11 से 12 जो है आपका क्वेश्चन आवर, 12 से 1 जो है आपका ये लोकसभा में, ये जो है आपका 0 आवर है। और 0 आवर में क्या होता है कि कोई क्रूशल अगर मैटर हो तो उसको डिस्कस करना होता है। स्टार क्वेश्चन, अब 1 स्टार क्वेश्चन के बारे में आता है कि स्टार क्वेश्चन है जिसमें ओवरऑल आंसर दिया जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन दैट हैज़ मेंबर रिक्वायर्ड टू आंसर इमीडिएटली कॉल्ड स्टार क्वेश्चन, और ये रिटन में क्वेश्चन ही चाहिए। और अनस्टार क्वेश्चन है तो उसमें जो है आप रिटन में भेज दीजिए कोई भी आंसर, कुछ भी। ओरली क्या सब लोग देखते हैं, सुनते हैं। क्वेश्चन दैट इज आंसर इन राइटिंग इज कॉल्ड अनस्टार क्वेश्चन, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल, आप फिर देखिए बिल वगैरह के बारे में आ गया। अब इसमें जो है अप्रोप्रिएशन बिल के आधार पर ही आप फंड निकाल सकते हैं। मनी बिल इस काइंड ऑफ मनी बिल, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है कि वो फंड है कोई भी गया एरा गया उठा के लेके आया, नहीं, आपको बिल पास करना पड़ेगा। और ये अगर बिल डिफीट हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो ये सब बिल गिरना नहीं चाहिए। फाइनेंशियल बिल आ गया। अब आर्टिकल 177 में फाइनेंशियल बिल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है फंड निकालने के लिए हो, उससे कुछ प्रोविज़न भी अगर आपको देना, बिल दैट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब इसमें जो है थोड़ा सा अलग रहता है। मनी बिल तो वही है सेम। मनी बिल आर्टिकल 110 में है, और ये केवल लोकसभा में हो सकता है, ठीक है। और वोट ऑन अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 116 में। और ये जो है पास होने पे आपको वोट ऑन अकाउंट जो है एडवांस में आपको फंड वगैरह मिल जाता है, ठीक है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कस रूल नंबर 193, अंडर दिस प्रोविजन एमपी कैन रेज ए डिस्कशन पब्लिक मार्जिन, ये सब होता है। कोरम वही 110 मेंबर होने चाहिए प्रेजेंट, तभी कोरम चलेगा। तो ये सब मनी बिल वगैरह के बारे में हम लोग जान लिए। अब अमेंडमेंट बिल वगैरह के जान लेते हैं। आर्टिकल 368 पार्ट 18, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब अमेंडमेंट बिल वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें है, अब एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट रहना चाहिए और वोटिंग रहना चाहिए। और अमेंडमेंट में स्पेशल मेजॉरिटी अप्रूवल बाय द, दो तरीके का मैंने पहले बताया था कि एक में स्टेट का आपको अप्रूवल चाहिए होता है, फेडरल नॉन फेडरल बोल के 2 चीज़ें रहती हैं। और उसमें जो है मान लीजिए अभी 28 है तो हाफ ऑफ मोर देन हाफ, 14 हाफ हुआ तो यानी 15 स्टेट आपको उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब जो स्टेट में भी जिसका रहता है, जैसे जुडिशरी से रिलेटेड कोई हो, और कोई एग्जीक्यूटिव पावर जैसे प्रेसिडेंट वगैरह का पावर कुछ बढ़ाना हो, हाई कोर्ट हो, अमेंडमेंट हो, इससे रिलेटेड जो होता है जिसमें स्टेट का भी प्रभाव आएगा, वो सब जो है इसमें फेडरल वाले में रहता है, ठीक है। और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से भी कुछ कुछ हो जाता है, जैसे बिल पास करना है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट बॉर्डर, ये सब जो है ये सब जो है ऑर्डिनरी जो मेजॉरिटी चाहिए, इसके लिए अमेंडमेंट बिल वगैरह की जरूरत नहीं होती है। अब इसी में हम लोग पार्ट 3 में जो तीसरा चैप्टर है वो देख लेते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 है। 123 में तो आपको ऑर्डिनेंस वगैरह का इशू करने का जो राइट रहता है वो आता है प्रेसिडेंट के पास ही है, तो अभी तक तो वो वही सब चल रहा था। अब जो है हम लोग देख लेते हैं 124 से 147। अब ये सब सारा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इसमें जो भी आएगा सब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो ये तो हमने डिस्कस करी 5, अभी पार्ट 5 चल रहा है फॉर्मेशन। अब 124 में क्या गया है कि देयर शुड बी ए सुप्रीम कोर्ट, सिंपल। अब सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 3 जज। अभी तो कुछ संख्या वगैरह बढ़ गया है, ये देखिए अभी नंबर ऑफ जजेस चीफ जज में इंक्रीज 31 से 34 हो गया। अभी जो है इंक्लूडिंग 34 है, यानी 33+1, ठीक है। और अमेंडमेंट जो है 2019 में हुआ है, उसमें संख्या बढ़ाई गई है। तो अब इसका थोड़ा हम लोग हायरार्की देख लेते हैं। सबसे अपेक्स कोर्ट तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आ जाएगा। हाई कोर्ट में स्टेट लेवल पे सारे हैं। अब हाई कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट आएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 रहेगा, एक सिविल एक क्रिमिनल, 2 देखेगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक सेशन कोर्ट, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो है फैमिली कोर्ट वगैरह भी आते हैं, लेबर कोर्ट वगैरह आते हैं, और इसमें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में होते हैं सिविल जो सिटी में लगते हैं, सेशन कोर्ट क्रिमिनल। और इसी के हाई कोर्ट के अंदर ही आप देखेंगे स्पेशल अथॉरिटी जैसे ट्राइब्यूनल वगैरह है, कैट है, इनकम टैक्स है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, कोऑपरेटिव है, रेंट स्कूल है, ट्राइब्यूनल वगैरह, ये सब इसके अंडर में आते हैं। तो ये इसका हायरार्की है, ठीक है। तो हायरार्की का मतलब ये कि जैसे हम यहाँ से आपको तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले हाई कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इधर से जितना भी प्रोविजन है सब आपको हाई कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। इधर की वो PIL हो और फंडामेंटल राइट वगैरह का कुछ केस हो तो टर्म। अब इसमें जो है मिनिमम कोई एज का कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैक्सिमम एज जो है 65 दिया हुआ है। हाई कोर्ट के केस में वो 62 है। अब सुप्रीम कोर्ट के केस में वो जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वो सब देखेंगे ही, तो फिक्स एज रिटायरमेंट है, ठीक है। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चाहे तो उसको
दोबारा एडहॉक वगैरह में ले लेते हैं, लेकिन वो किसी मतलब अदर कोर्ट में कुछ कर नहीं सकता, ऐसा रूल है। अपॉइंटमेंट क्या है, ये प्रेसिडेंट और अपॉइंटमेंट होता है इसका, ठीक है। और अदर जो जज हैं वो बिना इसके पूछे, चीफ जस्टिस के पूछे अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन नॉर्मली क्या है कि रूल है कि कोलेजियम का रूल है कि जो सीनियर मोस्ट रहेगा वही बनेगा, मतलब उसमें भी एक तरह से प्रेसिडेंट का कुछ खास नहीं चलता है। हालांकि प्रोविज़न ऐसा है कि प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रूल है, ठीक है। और ये क्वालिफिकेशन कुछ दिया हुआ है, इसमें सिटीजन होना चाहिए, और ये जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, और जब हाई कोर्ट का जज होगा तो 5 साल, और एडवोकेट अगर रहेगा तो 10 साल, ठीक है। वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए कुल मिला के, एक में से ये नहीं चलेगा, 2 और मोर, दो रह सकता है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, मतलब अगर ये कुछ नहीं भी है तभी भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन फिर वो कंसल्टेशन तो चीफ जस्टिस से करेगा, तो वो शायद डिनाई कर देगा, जो भी है। अब ओथ क्या है, एज ए प्रेसिडेंट जो है इसका ओथ एडमिनिस्टर करेगा। अब इसका ओथ जो है शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, ठीक है। अब सैलरी वगैरह, सैलरी के लिए तो शेड्यूल 2 है, उसमें सब दिया हुआ है। सैलरी अलाउंस जो है डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम, ठीक है। करेंटली जो है चीफ जस्टिस 2.5 लाख पाते हैं, और जो अदर जज है उनको 2.8 है, इनका 2.5 लाख है, ठीक है। और राष्ट्रपति का 5 लाख था, और उपराष्ट्रपति का 4 लाख था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। इसमें भी जैसे राष्ट्रपति के केस में दिया है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही द प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, यही हो सकता है। और प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा, और 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास होना पड़ेगा दोनों हाउस में। प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और जज में रिजाइन बाई पोस्ट सेंडिंग टू द प्रेसिडेंट, जज अगर रिजाइन करेगा, इवन हाई कोर्ट का जज भी, वो सीधा किसको करेगा, ये करेगा सीधा प्रेसिडेंट को, ठीक है। इन द टर्म ऑफ इम्पीचमेंट, अच्छा इसको इम्पीचमेंट नहीं बोल सकते आप, हालांकि लोग एक लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं इसको भी इम्पीचमेंट, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगा जैसे राष्ट्रपति में है, लेकिन इसको बाय रूल इसको इम्पीचमेंट नहीं बोल सकते। इम्पीचमेंट टर्म ही सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। अब जो है पावर और जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का देख सकते हैं। तो ओरिजिनल डिस्क्यूस जो इसका क्या क्या है, ओरिजिनल मतलब केवल यही दे सकता है। तो देखिए, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर स्टेट, इन द डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अदर स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट, ठीक है। अपीलेट में क्या है, हाईएस्ट अपीलेट जुरिडिक्शन इसी के पास है, मतलब ये जो बोल देगा वो थ्रू आउट हर जगह मान्य होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, ये सब। एडवाइजरी में आर्टिकल 143 में जो है आप देखेंगे कि ये प्रेसिडेंट को राइट है कि ये इससे कुछ कंसल्टेशन ले सकता है, लेकिन जो एडवाइस है वो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि ठीक है मानना ही है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अब 137 आर्टिकल के थ्रू इसको जुडिशियल रिव्यू का पावर है, अपने ही डिसीजन को ये रिव्यू कर सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है कि इस आर्टिकल 110, ये सब आर्टिकल पूछते हैं। रिट जुडिडिक्शन, आर्टिकल 32 के आधार पर हमने बताया था कि रिट जारी होता है अगर फंडामेंटल राइट कुछ वायलेट होता है तो वो आर्टिकल है, उसमें हमने बताया था कि हैबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन को। अब ये सब डिटेल हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुका है, तो उसको दोबारा फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिडिक्शन, जब सुप्रीम कोर्ट जो है ये सब रेट जो है हाई कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट करेगा तो केवल फंडामेंटल राइट के केस में करेगा, लेकिन जब हाई कोर्ट है ये अदर फंडामेंटल और लीगल पर्पज से भी कर सकता है, कुछ अदर पर्पज से भी कर सकता है। तो इस केस में आप देखेंगे कि इसमें जो है हाई कोर्ट का पावर जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। यहीं पे हाई कोर्ट को भी देख लेते हैं, हालांकि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आता है, लेकिन साथ ही साथ अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, तो इसलिए लगे हाथ हम लोग इसमें हाई कोर्ट को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेट पे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हाई कोर्ट जो है वो जो 18 प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट विल बी हाई कोर्ट एवरी स्टेट में रहेगा, और द पार्लियामेंट एम्पावर्ड बाई 7th स्टेट, और जो 7वां अमेंडमेंट किया था उसमें एक जॉइंट हाई कोर्ट भी रह सकता है, जॉइंट हाई कोर्ट भी रह सकता है, जॉइंट हाई कोर्ट का वो भी रह सकता है, चीफ जस्टिस भी रह सकता है, इस तरह से, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो हाई कोर्ट का जो है वो पार्ट 6 शुरू हो गया,
तो पार्ट 6 तो शुरू एक्चुअली स्टेट लेजिस्लेशन और स्टेट एजुकेटिव से होना चाहिए, जैसे गवर्नर वगैरह है, लेकिन अभी पहले हाई कोर्ट को ही देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग उस पर जाएंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि ये 214 से 231 आर्टिकल हमारा जो है ये पार्ट 6 में ये हाई कोर्ट को डील करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 214 में अब उसमें 124, अब इसी को उल्टा कर दीजिए 214, अब इसमें देयर शुड बी ए सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें देयर शुड बी ए हाई कोर्ट इन ईच, और ज्वाइंट भी हो सकता है साथ में अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। अब 231 आर्टिकल में ये कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश ए सिंगल हाई कोर्ट फॉर द टू स्टेट, कह सकता है। अभी सातवां अमेंडमेंट है कि ज्वाइंट भी रह सकता है, ठीक है। अब इसमें ईयर दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है यहाँ पे हाई कोर्ट, अब देखिए 1866 में अंग्रेजों के समय ही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का है। अब आप बताएंगे कि दिल्ली वाला जो फेडरल कोर्ट है 1937, और कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट वो देखिए 1773 के आपका में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाला आ गया था, लेकिन वो उसमें सुप्रीम कोर्ट था। और लेकिन जो दिल्ली वाला है सुप्रीम कोर्ट है वो आपका, अब फिर देखिए ये आंध्रा वाला 2019 में किया गया, क्योंकि वो आपका तेलंगाना अलग होता ना। और 1862 में देखिए बॉम्बे में ये सब 1861 के आधार पे किया गया था, कोलकाता में 1862। अब ये जो है ये फेडरल वो मतलब हाई कोर्ट वाला है, सुप्रीम कोर्ट वाला 73 वो अलग है, ठीक है, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बेंचेस वगैरह ये सब दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का 2000 में जब बना था तो 1966 में दिल्ली का एक हाई कोर्ट भी है। दिल्ली के पास सुप्रीम कोर्ट तो है ही, लेकिन दिल्ली स्टेट का एक हाई कोर्ट है, वो 1966 में बना था। ये थोड़ा सा मतलब पूछ सकता है, थोड़ा अलग लग रहा है। 1948 में आपका जो है आसाम, मिजोरम, नागालैंड ये सब का था। मेरे बाद में अलग अलग जगह पे भी कुछ जगह हाई कोर्ट वगैरह, उसके बेंच वगैरह देख लीजिएगा। गुजरात में 1960 में जब गुजरात अलग हुआ तब बना, हिमाचल में 1971 में हिमाचल बना तो बना ही, जम्मू कश्मीर का 1928 में बना हुआ, झारखंड 2000 में बना तो 2008, कर्नाटक 1884 में बना, केरला 1956 में, मध्य प्रदेश 1956 में, मद्रास 1862 में, ये 1861 के आधार पर ही बना। और पटना 1916, उड़ीसा 1948, पंजाब हरियाणा 1966, राजस्थान 1959, सिक्किम में 1975 में, उत्तराखंड में 2000 में, मेघालय में। ये सब देखिए जो बाद में ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब जो बना है ये बाद में गुवाहाटी से अलग कर दिया गया। पहले इन सबका गुवाहाटी था। और तेलंगाना में जो बना ये 2019 में हैदराबाद, ठीक है। अब चीफ जस्टिस और अदर जजेस ये जो है प्रेसिडेंट करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेसिडेंट ही करेंगे ना कि गवर्नर करेंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ ईच हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट बाई जजेस, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का है तो उसको कंसल्ट करेगा, लेकिन जब हाई कोर्ट का अदर जज करेगा तो वहाँ पे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से परमिशन मतलब कंसल्ट करेगा। देखिए द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसल्ट इज ऑल्सो कंसल्ट रिगार्डिंग द अदर जजेस, ठीक है। लेकिन ये लोग जब ओथ लेंगे तो वो फिर वो गवर्नर के सामने लेंगे, ना कि डिफरेंट फ्रॉम हाई कोर्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ जजेस, ठीक है। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा कि टाइम टू टाइम पे कि क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट जो है एडमिनिस्टर रोड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एज रिटायरमेंट 62 मैं बताया था, उसमें 65 था, इसमें 62 है, ठीक है। हाई कोर्ट जो जज हैं ये वही सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है, मतलब पार्लियामेंट करेगा, ना कि स्टेट में मशीनरी को इनको रिमूव नहीं कर सकती, ठीक है। और 215 में क्या है, हाई कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और यहाँ पे 2.5 लाख सैलरी है और वहाँ पे 2.8 था चीफ सीआई का और अदर जज का 2.5 लाख था। यहाँ पे चीफ जस्टिस का 2.5 लाख है और 2.25 लाख जो है ये आप लोगों का अदर जजेस का है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर देयर ओन हाई कोर्ट, ये यूटी होते हुए भी इनका खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। और इंडिया में अभी करंट में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट जो है सबसे पहले 1861 के आधार पे कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में हुआ था। फिर उसके बाद इलाहाबाद में हुआ था 1886 में, ठीक है। ये हो गया पावर ऑफ हाई कोर्ट। अब पावर की बात डिस्कस कर लेते हैं। पावर जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का तो डिस्कस हो गया था, अब इसमें है देखिए, इसमें से इनिशियल जुडिक्शन है, इन्फॉर्मेंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजन है, मैटर ट्रांसफर फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो आते वो है, विल है, मैरिज है, डिवोर्स है, कंपनी लॉ है, ये सब जो है सब है। एपिलेट है,
एपलेट जुरिडिक्शन है, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसका अपीलेट मतलब उसके कोर्स को हाई कोर्ट में चुनौती दी सकती है। और फाइनली इस चीज़ का जब चुनौती है, अब देखिए, अब आर्टिकल 226 के वहाँ पे आर्टिकल 32 के आधार पे रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता था, लेकिन आर्टिकल हाई कोर्ट जो आर्टिकल रिट करेगा वो आर्टिकल 226 से करेगा, और ये वाइडर में करेगा, वाइडर इन द फंडामेंटल राइट प्लस अदर, ठीक है, सेम वो प्रोविज़न है। और हाई कोर्ट मेंटेन करेगा सबऑर्डिनेट में, ठीक है। हाई कोर्ट enjoy the extensive judicial power which include as well एडमिनिस्ट्रेटिव। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट को चला रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, अटॉर्नी जनरल जो है वो यूनियन का मतलब यूनियन मशीनरी के अंतर्गत ही आता है, और जो अटॉर्नी जनरल रहता है स्टेट में, सॉरी यूनियन में, वही एडवोकेट जनरल रहता है स्टेट में रहता है। दोनों का मोटा मोटी पोस्ट लगभग सेम है, तो दोनों एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद स्टेट मशीनरी पर चलेंगे। तो आर्टिकल 74 जो है ये अटॉर्नी जनरल के लिए है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 76 का 1 है, ये पर्सन जो है जो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अगर एलिजिबिलिटी है, वही क्या नाम है अपॉइंटमेंट हो सकता है उसका अटॉर्नी जनरल के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा। और ये कैसे मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहे, यानी गवर्नमेंट जब तक चाहे तो उसको उस पोस्ट पे रख सकते हैं, ठीक है। फुल टाइम लीगल एडवाइज़र होता है, और ये मतलब लोकसभा वगैरह में भाग भी ले सकता है, ठीक है। वोटिंग राइट नहीं रहता है, लेकिन भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल वेस्टेड ऑल राइट ऑडियंस इन ऑल कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 76(3). और देयर इज ए सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं उनको हेल्प करने के लिए होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं अटॉर्नी जनरल के लिए, इनको हेल्प होते हैं। मतलब अटॉर्नी जनरल के अंदर में और भी रहते हैं, क्योंकि अकेले आदमी क्या क्या करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट कैन स्पीक ईदर हाउस, दोनों में, मतलब राज्यसभा में भी और लेकिन मतलब वोटिंग नहीं कर सकता है, मेंबर नहीं तो वोट कैसे करेगा। और प्रिविलेज ऑफ इम्यूनिटी, जो मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है कि अंदर में कुछ भी बोलेंगे तो वो किसी कोर्ट में, मतलब देखिए इसीलिए देखिए कुछ भी बोल देते हैं लोग, गाली वाली भी दे देते हैं लोग, तो वहाँ पे फिर लोकसभा स्पीकर उसको रिमूव कर सकता है अगर चाहे तो, लेकिन वो किसी कोर्ट वगैरह में नहीं जाएगा कुल मिलाएगा के, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं लोग। तो यही होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, वही होता है। और वो किस आर्टिकल में है? 105 में है। अब देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है सेम इसके इक्वलेंट पोस्ट है स्टेट में, ये आर्टिकल 165 में है, ठीक है। और ये भी सुप्रीम लॉ ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल स्टेट के लेवल पे, वो सुप्रीम लॉ ऑफिसर के वो यूनियन के लेवल पे है, और इसको जो है गवर्नर करता है। गवर्नर मतलब वही जो सीएम जाएगा वही होता है। एडवोकेट जनरल इम्पोर्ट हेयर एनी, और स्टेट में जो भी है वहाँ पे जाके ये कुछ भी किसी भी कोर्ट में जाकर के एंजॉय कर सकता है। और ये जो है मीटिंग वगैरह में लेजिस्लेचर के जा सकता है, लेकिन वही वोट नहीं देगा, मतलब आप समझ ही सकते हैं। एडवोकेट में अटेंड एड्रेस द प्रोसीडिंग बट कैन नॉट वोट, एड्रेस कर सकता है। और एडवोकेट जनरल लीगल फंक्शन करता है गवर्नर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सैलरी दी हुई 5 लाख आपका प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट के 4 लाख है, गवर्नर का 3.5 लाख है, चीफ जस्टिस का 2,80,000 है, अदर जजेस का सुप्रीम कोर्ट का 2.5 लाख है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2.5 लाख है, अदर जजेस का 2.25 लाख है, कंट्रोलर ऑडिटर का है 2.5 लाख है, और चीफ इलेक्शन कमीशनर का 2.5 लाख है, ठीक है। अब एक और यूनियन में एक और रह गया था कैग, आर्टिकल 148 से 151 तक। अब एक 152 से तो आपका सॉरी 148 से 152 तक, 153 से तो स्टेट मशीनरी शुरू हो जाती है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब कैग को देख करके हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये चूँकि यूनियन का पार्ट है इसलिए इसको हम यहीं देख लेते हैं। तो अंदर आर्टिकल 148 और ये चीज़ और है कि कैग जो है दोनों लोगों की अकाउंट को ऑडिट कर सकता है, स्टेट में भी कर सकता है और यूनियन में भी कर सकता है, ठीक है। तो देयर शुड बी ए कैग ऑफ इंडिया, और ये कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अपॉइंटमेंट तो ये करेगा, लेकिन इसको हटा नहीं सकता है, फिर वो वहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह आ जाएगी, ठीक है। पावरफुल बनाने के लिए सब किया गया। ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक मनी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट वगैरह को ऑडिट करना और कुछ बजट में इधर उधर हो रहा है वो सब ही कर सकता है। वो रिटायर कर सकता है, या फिर 6 साल अगर रहे तो उसको हटना पड़ेगा, या फिर 65 जो भी मतलब पहले हो जाए 65 साल तक ये उस पर रह सकता है। और ये डिबार फ्रॉम
और उसके बाद जो है ये दोबारा एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब ये नहीं है कि अपने गवर्नमेंट के खर्चों को इधर उधर समेट दिया फिर बाद में जाकर के कोई पोस्ट लेके बैठ गए, ठीक है। ऑल्दो ही इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ही कैन बी रिमूव ऑफिस बाय फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। यहाँ पे आ गई ना बात। इस पोस्ट को पावरफुल बनाने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट जरूर करेगा, लेकिन इसको हटाएगा पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से 2/3 मेजॉरिटी। इसीलिए तो विनोद राय वगैरह जो है कांग्रेस के अगेंस्ट बोल के भी बच गए थे, ठीक है। तो ही रिपोर्ट्स द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। ही ऑल्सो रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर। तो यही मैं पता कि दोनों लोगों का अकाउंट ये स्क्रूटनी कर सकता है कौन, और जो है और स्टेट में जब करेगा तो अंडर आर्टिकल ये मिलिट्री फंड पब्लिक ऑफ इंडिया स्टेट, ठीक है। जो है पब्लिक के अकाउंट जो है इंडिया का और स्टेट का ये फंड के बारे में बात करें 266 आर्टिकल से। मनी स्पेंट ऑफ द विड्रॉइंग ऑफ द कंसल्टेंट ओनली आफ्टर द अप्रोवेशन बिल इज पास्ड, लिखा है ना कि जब आपको अप्रोवेशन बिल जब पास होगा तभी आप जो है मनी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या क्या है, प्रेसिडेंट की सैलरी है, सैलरी ऑफ द स्पीकर, ड्यूटी शुगर, ये सब सैलरी अलाउंस ऑफ द जजेस, ये सब कंप्यूटर, ये सब जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब एक कंटीजेंसी फंड होता है आर्टिकल 267 में। अब 266 जो था वो पब्लिक फंड था, ठीक है। 267 में कंटीजेंसी फंड है और इसको जो है पार्लियामेंट भी क्रिएट करेगी और स्टेट भी करेगी, ठीक है। ये जो फंड है ये इंडिया एक्ट 1950 के आधार पे इसको बनाया गया था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यूनियन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक हमको दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।